नमस्ते। आज हम 5 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स को स्टडी करेंगे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। तो चलिए आज का जो 5 अगस्त 2024 का डेली करंट अफेयर से जो वीडियो लेक्चर है उसकी शुरुआत करें। जो सबसे पहले हमें न्यूज देखने मिल रही है वो है सब क्लासिफिकेशन ऑफ एससीज एंड एसटीज। एससीज और एसटीज को लेके हमें जो न्यूज देखने मिल रही है उसका सिलेबस जीएस 2 में जाता है, जनरल स्टडीज 2। एससी यानी शेड्यूल कास्ट और एसटी यानी शेड्यूल ट्राइब। अब सबसे पहले हुआ क्या है, एक लैंडमार्क जजमेंट आया है, एक जजमेंट दिया है। और कितने जजेस ने, तो 7 जजेस का एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट सुनाया और ये जजमेंट सुनाया गया है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को एक जजमेंट आया है, 1 अगस्त 2024 को जजमेंट सुनाया गया है। और ये जजमेंट है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को के कोटा को लेके। यहाँ पे वो कैसा ऑपरेट होगा, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन, इसके बारे में यहाँ बात की गई। बेंच जो है उसके हेड थे हमारे खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सर। ये इसके हम कहेंगे हेड थे इस बेंच के। और बेंच में टोटल 7 जजेस थे। उन्होंने परमिट किया है स्टेट्स को। हुआ क्या है, स्टेट्स को परमिशन मिली है कि वो सब क्लासिफिकेशंस बना सकते हैं एससीज और एसटीज में। अब तक डायरेक्टली कास्ट एससी में आती है या एसटी में आती है ये बोला जा रहा था। अब एससी में भी कुछ सब क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, एससी में भी कुछ अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। जैसे कुछ कुछ है जिसमें डाला जाता है ABCD, वैसे कुछ क्लासिफिकेशन SC ST में भी किए जा सकते हैं और सब कोटास भी दिए जा सकते हैं। जो ज्यादा बैकवर्ड है उनको ज्यादा रिजर्वेशन, जो कम बैकवर्ड है उनको कम रिजर्वेशन, ये प्रोविजन हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बैकग्राउंड में जाते हैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को आपको बता दूं एपेक्स कोर्ट कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो सबसे बड़ा कोर्ट है। जो भी सबसे बड़ी बॉडी, सबसे बड़े बैंक, सबसे बड़े कोर्ट्स होते हैं उनके नाम के सामने आपको एपेक्स लिखा हुआ दिखेगा। 2004 में एक डिसीजन सुनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ओवरटर्न कर दिया, उसको चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक डिसीजन सुनाया था और जो डिसीजन सुनाया था वो था EV चिन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो एससी और एसटी की लिस्ट है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है, वो एक ही ग्रुप है, उसमें सब क्लासिफिकेशन आपने नहीं करना चाहिए। और सब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि आप इसमें सब क्लासिफिकेशन कर सकते हो। इसका मतलब अब सुप्रीम कोर्ट ये बोलना चाहता है कि शेड्यूल कास्ट में भी अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग कास्ट, अलग अलग क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। तो अपने ही डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न कर देता है। की टेक अवेज देख लेते हैं इस डिसीजन के। आर्टिकल 341 जो है कॉन्स्टिट्यूशन, वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को। याद रखिएगा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 341, वो कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, वो अलाउ करता है प्रेसिडेंट को एक नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट दे सकते हैं और लिस्ट बता सकते हैं कि एससी में, शेड्यूल कास्ट में कौन कौन सी कास्ट, कौन कौन से रेसेस और कौन कौन से ट्राइब आएंगे शेड्यूल में। अगर शेड्यूल में हम कह सकते हैं जैसे शेड्यूल ट्राइब में कौन कौन सी कास्ट आएगी, शेड्यूल कास्ट में कौन कौन सी कास्ट आएंगी, कौन से हम कहेंगे कि कौन से रेसेस आएंगे जिनके साथ अनटचेबिलिटी हम कहेंगे कि हुई है, जिनके साथ अनटचेबिलिटी जैसी चीजें हुई, अस्पृश्यता जैसी चीजें, उनकी एक लिस्ट बना के देंगे। और एससी ग्रुप जो है आर ज्वाइंटली अकॉर्डेड 15% रिजर्वेशन। तो शेड्यूल कास्ट जो लोग रहेंगे, जो कास्ट का नाम शेड्यूल कास्ट में डाला जाएगा, उनके लिए 15% रिजर्वेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। और वो एजुकेशन, वो रिजर्वेशन होंगे एजुकेशन में और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी गवर्नमेंट जॉब्स में 15% रिजर्वेशन एससी को दिए गए हैं। ओवर टाइम कुछ ग्रुप्स जो है एससी में लिस्ट हैव बीन अंडर रिप्रेजेंटेड कंपेयर टू, यानी कुछ कुछ ग्रुप्स को ज्यादा जरूरत थी रिजर्वेशन की और उनके जगह जो थोड़े से ग्रुप आगे बढ़ चुके हैं उनको अच्छे रिजर्वेशन मिलते मिलते कहीं ना कहीं वो ग्रुप्स की जगह फुल होते गई। जो ग्रुप्स को जरूरत थी उन तक रिजर्वेशन नहीं पहुंच रहे, जिनको जरूरत नहीं उन तक पहुंच रही। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसमें भी कुछ सब क्लासिफिकेशन कर दो ताकि रिजर्वेशन जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा मिले। 1975 में पंजाब ने एक इशू किया था नोटिफिकेशन कि फर्स्ट प्रेफरेंस इन एससी रिजर्वेशन टू द वाल्मीकि एंड मजहबी सिख कम्युनिटी। तो पंजाब में 2 कम्युनिटीज है, वाल्मीकि कम्युनिटी और मजहबी कम्युनिटी। ये 2 कम्युनिटी को पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा रिजर्वेशन में, ऐसा खुद पंजाब ने कहा था। यानी पंजाब ने भी अपने डिसीजन यहाँ पे सुनाए थे कि हम क्लियरली ये जो उन्होंने बताया था कि कुछ लोगों को ज्यादा रिजर्वेशन मिलेंगे विद इन शेड्यूल कास्ट, कुछ क्लासेस को, और कुछ को कम मिलेंगे। इससे क्लियरली ये पता चलता है कि कुछ लोगों को ज्यादा जरूरत है। तो वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटीज को ज्यादा मिला। बट ये जो डिसीजन पंजाब ने सुनाया था, पंजाब ने ये डिसीजन जो लिया था, इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया
इसके 2004 के डिसीजन को ईवी चेन्नैया में ये कहा था कि भाई देखो कि सबको एक जैसे रिजर्वेशन मिलने चाहिए, जो जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं वो सभी कास्ट को एक जैसे रिजर्वेशन मिलेंगे, ये उन्होंने कहा था। तो हम कहेंगे सिमिलर लॉ आंध्र प्रदेश बनाना चाहता था कि कुछ लोगों को ज्यादा रिजर्वेशन देना विद इन एससी और कुछ लोगों को कम रिजर्वेशन देना, बट ऐसे लॉ को तो सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में स्टक कर दिया, खत्म कर दिया, बट पंजाब में ये लॉ जो है वो चल गया था। तो वी चेन्नैया जजमेंट जो था उसमें कोर्ट ने अटेम्प्ट किया था टू क्रिएट डिफरेंशिएशन विद इन SC list would essentially amount to tinkering within it। तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने यही कहा कि अगर आप इस तरह से क्लासिफिकेशन करते हो कि किसी को ज्यादा किसी को कम विद इन SC ST ज्यादा कम रिजर्वेशन देते हो, किसी कास्ट को कम किसी कास्ट को ज्यादा, तो उनके आपस में ही झगड़े शुरू हो जाएंगे और ऐसा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमको अलाउ नहीं करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट एम्पावर स्टेट, ये पावर नहीं मिली। आर्टिकल 341 सिर्फ प्रेसिडेंट को ये बोल सकता है कि आप लिस्ट दे सकते हो, बट यहाँ पे हम कहेंगे द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट सब क्लासिफाइंग एससीज ये राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है अंडर आर्टिकल 14, क्योंकि जो एससीज है उनको इक्वालिटी है, एससी में आने वाले सभी कास्ट को इक्वालिटी, बट ये कह रहे हैं कि उसमें भी अलग अलग कास्ट को अलग अलग रिजर्वेशन दो। तो 2006 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब ने जो नोटिफिकेशन दिया था 1975 में, उस पे भी कहीं ना कहीं अपना डिसीजन सुनाया और कहा कि ये जो हमने दिया था हमारे सरकार ने कि वाल्मीकि और मजहबी जो है उनको ज्यादा रिजर्वेशंस मिलेंगे शेड्यूल कास्ट में, इसको भी खत्म किया जाता है। तो ये भी अब नहीं होगा। पंजाब ने फिर रीइंट्रोड्यूस किया पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन, उन्होंने एक एक्ट बनाया 2006 में। ये एक्ट को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में और इसको भी स्टक डाउन किया गया। 2010 में इस एक्ट को भी खत्म कर दिया गया कि हम कुछ लोगों को ज्यादा रिजर्वेशंस देंगे एक्ट बना के। तो ये एक्ट को भी हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया, बट इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की गई। 2014 में जो केस थी इसको 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास भेजा गया कि क्या होना चाहिए, क्या अलग अलग रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट में और शेड्यूल ट्राइब्स में मिलने चाहिए लोगों को या नहीं। उसके बाद एक और केस आती है, ये जो वीक चेन्नैया का जो डिसीजन है उसको रिकंसिडर किया गया, बट रिसेंटली 2020 में एक और केस आई देविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें ये कहा कि 2004 में जो डिसीजन सुनाया था उसको रिकंसिडर करने की जरूरत है और नोटेड दैट सुप्रीम कोर्ट आर नॉट होमोजीनियस शेड्यूल कास्ट आर नॉट होमोजीनियस ग्रुप, यानी जो शेड्यूल कास्ट है वो एक जैसा ग्रुप नहीं है, हमको उसमें कैटेगराइज करते आ सकते हैं, उसमें क्लासिफिकेशन करके किसी को कम किसी को ज्यादा रिजर्वेशन दिए जा सकते हैं। एक एग्जांपल बता देता हूं, फॉर एग्जांपल शेड्यूल कास्ट में एक एग्जांपल करके 90 कास्ट आ रही होंगी, तो ये 90 कास्ट में हो सकता है कि 15% जो रिजर्वेशन है इसमें एक कास्ट है उसको थोड़ा ज्यादा मिल जाए, दूसरी कास्ट को कम मिल जाए, तीसरी कास्ट को ज्यादा मिल जाए, ऐसे 15% सीट फिलअप की जा रही है। तो हम कहेंगे कि ये सब हो सकता है, अलग अलग रिजर्वेशन मिल सकते हैं, बैकवर्ड कितने ये देख के आपने रिजर्वेशन देना चाहिए ये कहा गया। बट सिंस बेंच लाइक इन ईवी चेन्नैया कॉम्प्रोमाइज 5 जजेस, अभी फिर से ये इशू उठा और अब फरवरी 2004 में ये केस को फिर से रिकंसिडर किया गया। अब 7 जजेस का एक बेंच बैठा है। अब इसमें बेंच के सामने इशू क्या क्या है, ये बेंच के सामने पहला इशू है कि सभी जो कास्ट है लिस्ट में दी हुई शेड्यूल कास्ट के लिस्ट में जितने भी कास्ट का नाम लिखा है, क्या ये सब एक जैसी है, क्या सबकी हालत एक जैसी है या नहीं, या किसी के साथ ज्यादा अन्याय हुआ है, किसी के साथ कम हुआ है, कोई ज्यादा आगे बढ़ा है, कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, आखिर हुआ क्या है। ये आर्टिकल 341 क्लॉज 2 जो है ये स्टेट करता है कि ओनली पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई, यानी पार्लियामेंट ही मॉडिफाई कर सकता है लिस्ट को। ये याद रखिएगा, ये जो भी लिस्ट बनी है शेड्यूल कास्ट की शेड्यूल ट्राइब की, इसको पावर पार्लियामेंट के पास ही है कि इसको मॉडिफाई कर सके। हाउएवर हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको और बोला है कि प्रेसिडेंट को जो लिस्ट है वो प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट कर सकते हैं और वो ये नहीं कहता कि एक जैसे ही सबको रिजर्वेशन दिए जाए, तो यहाँ यूनिफॉर्मिटी की जरूरत नहीं है शेड्यूल कास्ट में। तो यही है कि सभी कास्ट इक्वल नहीं है, ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट फिलहाल सोच रहा है जो सुप्रीम शेड्यूल कास्ट में आते हैं। कैन स्टेट टिंकर विथ और सब क्लासिफाई द प्रेसिडेंशियल लिस्ट, तो क्या अलग अलग राज्य प्रेसिडेंट एक लिस्ट भेजते हैं कि इतने इतने कास्ट जो है ये शेड्यूल कास्ट में आएंगे, क्या ऐसे लिस्ट के साथ छेड़खानी स्टेट कर सकते हैं क्या, ये बात है। क्योंकि कुछ क्लासेस कास्ट जो है वो किसी स्टेट में नहीं है, तो हो सकता है दूसरे कास्ट वालों को ज्यादा रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं बात चल रही है। तो उन्होंने कहा है कि देखिए, सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा है कि पावर जो है आर्टिकल 15 यानी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए वाली, और हम कहेंगे कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में मिलनी चाहिए, वो लिमिटेड है एजुकेशन और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में
क्योंकि देखो कि क्या है कि रिजर्वेशंस जो है वो शेड्यूल कास्ट को पूरे हमने एक साथ दिए हैं एंड इट इज नॉट ओपन टू स्टेट टू सब क्लासीफाई, बट उनको अलग अलग हम सब क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि ये इजीली स्टेट तो नहीं कर सकता है फिलहाल, बट व्हाट इज द यार्डस्टिक फॉर सब क्लासिफिकेशन। तो सब क्लासिफिकेशन हो कैसे सकते हैं, जो स्टेट है उनको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि उनको ऐसा क्यों करना है, वो अलग अलग क्लासिफिकेशन क्यों चाहते हैं, इसमें एविडेंसेस देने पड़ेंगे कि कुछ कास्ट के साथ ज्यादा अन्याय हुआ है इसलिए हम उनको ज्यादा रिजर्वेशन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सब चीजें बता के रिप्रेजेंटेशन जो है वो इफेक्टिव होना चाहिए न्यूमेरिकल से ज्यादा। यानी हमें ये नहीं कि कितने रिजर्वेशन मिल रहे हैं, हमें ये है कि कितना इफेक्टिवली रिजर्वेशन पहुंच रहे हैं, ये है। तो ये एक और इशू है। अब बात अगला ये है कि क्या शेड्यूल कास्ट को भी क्रीमी लगना चाहिए क्या। अब कोर्ट ने तो बोल दिया कि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, सब क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि कुछ कुछ कास्ट को ज्यादा रिजर्वेशन की जरूरत है तो उन्हें ज्यादा रिजर्वेशन दिया जा सकता है। बट आपको पता है जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो रिजर्वेशन है उनको क्रीमी लेयर की जरूरत है, तो क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को भी क्रीमी लेयर लगना चाहिए क्या, ये सवाल है। क्रीमी लेयर यानी जिसकी इनकम, जिसके फैमिली की ईयरली इनकम 8 लाख पर एनम से ज्यादा है उनको रिजर्वेशन नहीं मिलते हैं। रिजर्वेशन सिर्फ ओबीसी में उनको मिलेंगे जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है साल की। तो क्या ये सिस्टम शेड्यूल कास्ट पे भी लागू होना चाहिए कि नहीं, ये भी एक इशू फिलहाल उठाया जा रहा है। तो जस्टिस गवई जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है जस्टिस गवई सर, उन्होंने सपोर्ट किया है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए। जिनके पास पैसे उनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, तो ये जस्टिस गवई ने कहा है कि जिनके पास पैसे है उनको ये नहीं मिलना चाहिए जैसे ओबीसी में होता है। और यही है कि भाई जिसके पास कुछ नहीं है उसको रिजर्वेशंस मिलना चाहिए ताकि सबको बढ़ने का मौका मिले। और 7 में से 4 जजेस इस पे कहीं ना कहीं एग्री कर रहे हैं कि क्रीमी लेयर शेड्यूल कास्ट में आना चाहिए। तो देखते हैं अब क्रीमी लेयर आता है कि इन कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को लेके, उनको रिकॉग्नाइज करने को लेके है, और ये कहीं ना कहीं अलाउ कर रहा है स्टेट्स को कि वो भी अपने मेजर्स दे सकते हैं एविडेंस देके। यानी स्टेट्स भी, जैसे महाराष्ट्र चाहे तो महाराष्ट्र प्रेसिडेंट ने दी हुई लिस्ट में कुछ चेंजेस कर सकता है, ये भी अलाउ किया, बट एविडेंस देके चेंजेस करना है। महाराष्ट्र ये भी कर सकता है कि कौन से कास्ट को कितने रिजर्वेशन मिलेंगे शेड्यूल कास्ट में। इस तरह की चीजें सुप्रीम कोर्ट करना फिलहाल अलाउ कर रहा है। तो ये है, हम कहेंगे सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो कि बहुत ज्यादा हम कहेंगे हॉट टॉपिक है, फिलहाल बहुत ज्यादा न्यूज में रहने वाला टॉपिक है। और इसका जो सोर्स था वो था इंडियन एक्सप्रेस। वैसे देखा गया तो रिजर्वेशंस पहले से ही बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। उसके बाद जो हमें अगली करंट अफेयर की न्यूज देखने मिल रही है वो है क्लाउड बर्स्ट को लेके। क्लाउड बर्स्ट, एकदम से क्लाउड्स आते हैं, बहुत जोर से बरसने लगते हैं और सब जगह बाढ़ जैसी सिचुएशन बन जाती है। ऐसे सिचुएशन को क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। इसका सिलेबस ज्योग्राफी में जाता है। बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट हुए हिमाचल प्रदेश में रिसेंटली 5 लोगों की डेथ हुई है, अराउंड 50 लोग मिसिंग है क्योंकि बहुत जोर से बारिश गिरी है। इसको बोलते हैं क्लाउड का बर्स्ट हो जाना। बैकग्राउंड, क्लाउड बर्स्ट जो है यहाँ इसके कारण फ्लैश फ्लड भी आती है। फ्लैश फ्लड यानी एकदम से फ्लड आती है। अब तक सब क्लीन था, अब तक सब ड्राई था और एकदम से बारिश गिरी और पूरी फ्लड आ गई। इसको कहते हैं फ्लैश फ्लड। और ये बहुत सारी बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को, रोड को, बहुत सारे एरियाज को खत्म कर देता है। तो ये क्लाउड बर्स्ट जो है ये क्या होते हैं देखते हैं अबाउट क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट जो है इसका मतलब होता है कि लोकलाइज्ड रेनफॉल होती है, यानी उतने ही एरिया में होती है बट इंटेंस होती है, बहुत ही जोर से अचानक से हो जाती है। नॉट ऑल इंस्टेंस ऑफ हेवी रेनफॉल हाउएवर आर क्लाउड बर्स्ट, है ना। कभी कभी बहुत सारी बारिश होती है बट वो क्लाउड बर्स्ट नहीं होते क्योंकि अचानक से एकदम से गिरने वाली बारिश होती है। क्लाउड बर्स्ट जो होती है वहां स्पेसिफिक उसकी डेफिनेशन है। रेनफॉल जो है वो 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा 1 घंटे में हो जाना चाहिए, ये याद रखेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस है। क्लाउड बर्स्ट के लिए रेनफॉल 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा रहना चाहिए 1 घंटे में। रफली 10 किलोमीटर, 10 बाय 10 किलोमीटर के एरिया में ये रेनफॉल होना चाहिए। 10 बाय 10 किलोमीटर के एरिया में ये रेनफॉल होना चाहिए और ये रेनफॉल 1 घंटे में इतने एरिया में 10 सेंटीमीटर का तो भी होना चाहिए, उसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट। तो इस डेफिनेशन के चलते 5 सेंटीमीटर रेनफॉल जो है आधे घंटे में अगर हुआ तो उसको भी क्लाउड बर्स्ट कह सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर तो आधे घंटे में 5 सेंटीमीटर। आधे घंटे में बारिश गिरी किसी एरिया में 10 बाय 10 किलोमीटर के और अचानक से वहां पे हम कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल हो गया तो उसको भी क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। अब ये क्लाउड बर्स्ट होते क्यों है? क्लाउड बर्स्ट होने के सबसे पहला रीजन जो है उसके जो कॉजेस है वो है ओरोग्राफिक लिफ्ट।
अब हम कहेंगे कि ये पहाड़ी एरिया में ज्यादा होते हैं क्योंकि ऐसे पहाड़ बने होते हैं, जब भी विंड बहते हुए आती है तो इस पहाड़ के कारण वो ऊपर पहुंच जाती है, क्योंकि ये पहाड़ उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब ये होने के कारण ये विंड ऊपर पहुंच जाती है, ऊपर ऐसे बादल बनने लगते हैं। तो हम कहेंगे क्लाउड बर्स्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर इन माउंटेनस रीजन, जहां पे मॉइस्ट एयर जो है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल पानी था, ये पानी वाले रीजन से बह के आ रही है, इसके साथ मॉइस्चर आ रहा है ये विंड के साथ, क्योंकि ये पानी में से मॉइस्चर निकल रहा है, ये विंड आके इस पहाड़ को टकरा रही है, इस कारण वो ऊपर जा रही है और ऊपर जाके वो जमते जा रहे हैं ऊपर माउंटेन के ऊपर। अब ऊपर ठंडा होता है, ऊपर जो है वो कूल होता है, जो टेम्परेचर होता है वो काफी ठंडा होता है, इस कारण ये ठंडे होने लगते हैं। ठंडे होने के कारण बहुत जल्दी कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस आपको तो पता है, जब भी कोई क्लाउड, जब भी इवेपोरेशन होता है वो चीज ठंडी हो जाती है, भाप ठंडी होगी तो वो इन फॉर्म ऑफ वाटर नीचे गिरेगी। तो ये है। दूसरा है कनेक्टिव क्लाउड्स। कनेक्टिव क्लाउड्स यानी ऑलरेडी यहाँ पे क्लाउड थे और क्लाउड आ गए और क्लाउड जमने लगे और क्लाउड जमने लगे, ऐसे काफी सारे क्लाउड जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते, कनेक्ट हो जाते। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड इनको कहा जाता है, जो कि 15 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं, उनको क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कहते हैं। 9.3 माइल्स के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर इतने होते हैं इनकी हाइट, यानी ये जो क्लाउड्स होते हैं इनकी हाइट फिर भी आप देखोगे तो 15 किलोमीटर ऊपर तक पहुंचे हुए होते हैं। तो ये यहाँ पे पहुंचते हैं। उसके अलावा सडन कंडेंसेशन होता है, जब वार्म एयर मिक्स हो जाती है ठंडी हवा के साथ, ये जो एयर आ रही है वार्म है, अब ये मिक्स हो जाएगी ठंडी हवा के साथ, इस कारण बहुत जल्दी कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो आप किसी बर्तन में किसी लिक्विड को गर्म कीजिए, उसके ऊपर एक ढक्कन रख दीजिए, वो रखने के बाद जब वो आप बंद करोगे और उसको ठंडा होने देंगे तो वो जो ढक्कन है उसके ऊपर से पानी की बूंदे गिरती हुई आपको दिखेगी। तो जब भी ठंडा होता है तो कंडेंसेशन के रूप में वो जो वेपर थे, वाटर वेपर, वो या फिर भाप जो है वो नीचे आती है। तो इस तरह से क्लाउड बर्स्ट बहुत जल्दी हो जाती है। इफेक्ट क्या है क्लाउड बर्स्ट के? क्लाउड बर्स्ट के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, उसके अलावा लाइफ को भी रिस्क हो जाती है, लोगों की डेथ हो सकती है। डिजास्टर्स हम कहेंगे लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, स्पेशली हिली एरियाज में हो सकते हैं, और काफी बड़ा डैमेज इसके कारण आपको होते हुए दिखता है। उसके अलावा डिटेक्शन एंड फोरकास्टिंग, इसमें आपको कैसे डिटेक्ट करना है और कैसे पता लगाना है कि ये हो सकता है। सबसे पहला है फ्लडिंग। इंटेंस रेनफॉल जो होता है उस कारण फ्लैश फ्लड होते हैं, तो समझ जाइएगा कि अब ये सब चीजों को डैमेज कर सकता है, इसलिए हमको इसके ऊपर ध्यान रखना है। दूसरा चैलेंजेस क्या है? डिटेक्टिंग क्लाउड बर्स्ट एक चैलेंज है ना, तो हम एकदम से क्लाउड बर्स्ट देख नहीं सकते क्योंकि अचानक से हो जाता है। सैटेलाइट है, प्रेसिपिटेशन रडार्स है, ये मिस कर जाते हैं उनको, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाती है प्रोसेस और एक्यूरेटली हम उसको समझ नहीं पाते कि ये जो बादल बने हैं क्या ये क्लाउड बर्स्ट के फॉर्म में बरसेंगे या नहीं। फोरकास्टिंग की बात करें तो प्रेडिक्टिंग क्लाउड बर्स्ट रिमेन्स डिफिकल्ट, पर्टिकुलरली हिली रीजन्स में तो हम बता नहीं सकते क्योंकि अचानक से विंड आती है और ऊपर जाके बह के वो गिर जाती है पानी के फॉर्म में। तो ये होता है एक और चीज, तो ये बताना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई देखो कि इसको समझना बहुत कठिन है कि कब क्या हो जाए, इसलिए हमें जब भी बारिश हो तो हमें सावधान रहना होगा, हमें अपना ख्याल रखना होगा, ज्यादातर हो सके तो अवॉइड करना होगा बाहर जाना, और अपनी जान हमें बचानी होगी। तो इस तरह से दूसरा जो करंट अफेयर है जो कि क्लाउड बर्स्ट को लेके था, इसका सोर्स था डाउन टू अर्थ। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं और अगला करंट अफेयर है निर्भया फंड के बारे में। गवर्नमेंट ने एक नई फंड बनाई है जिसको कहा जाता है निर्भया फंड। इसका जो सिलेबस है ये करंट अफेयर में जाता है। तो अंडर निर्भया फंड बनाया गया था पहले ही, जब निर्भया केस हुई थी दिल्ली में, तो निर्भया फंड में अभी 2023 और 24 में अप टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक टोटल 7,212.85 करोड़ रुपीस जो है वो अब तक एलोकेट हो गए इस निर्भया फंड में। तो इतना सारा पैसा अब तक उसमें डाल दिया गया है। बैकग्राउंड जब से उसको बनाया गया तब से अप्रोक्सीमेटली 5,000 करोड़ जो है वो रिलीज किए गए थे अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से, ताकि निर्भया फंड में डाल सके। निर्भया जो है निर्भया केस थी जो कि दिल्ली में हुई थी, ये सब चीजें, और ये अमाउंट जो है इसका नियरली टोटल एलोकेशन 76% हो चुका है। 76% अमाउंट जो है वो यूज होते रहती है। निर्भया फंड जो है इसको एस्टैब्लिश किया था 2013 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था क्योंकि दिल्ली में 2012 में एक गैंग रेप इंसिडेंस हुआ था। तो ये कभी नॉन लैप्सेबल कॉर्पस फंड है, ये कभी लैप्स नहीं होगा, ये हमेशा हमारे देश में रहेगा। आखिर ये फंड बनाया क्यों गया था निर्भया फंड? इसका ऑब्जेक्टिव है सबसे मेन कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, जैसे निर्भया जैसी केस हुई वैसी केसेस फिर से हमारे देश में ना हो, तो उसके लिए हमने फंड बना के रखा है निर्भया फंड, जो कि लड़कियों के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यूज होगा। इनिशियल कॉर्पस जो है वो जो पहले बनाते बराबर जो डाला था वो 1,000 करोड़ डाला था 2013 में। 2013 के यूनियन बजट से निर्भया फंड में 2013 में 1,000 करोड़ रुपए डाले गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन देखते इसको चलाता कौन है आखिर इस
निर्भया फंड को। ये जो निर्भया फंड है, इसकी अगर मैनेजिंग बॉडी की बात करें तो इसको चलाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी एक मिनिस्ट्री है जो इसको चलाती है निर्भया फंड को, और इसको यही कहा गया है कि ये भी कुछ प्रपोजल्स बता सकती है क्या चेंजेस करना चाहिए फंड में क्या नहीं। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट MWCD जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी रिव्यू करते रहती है और प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं उस फंड में, ये देखते रहते हैं कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है, वो स्कीम्स को पैसा बराबर जा रहा है कि नहीं, कौन कौन से मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, इन सब पे नजर रखती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो काफी अच्छी मिनिस्ट्री है। की इनिशिएटिव्स प्रोजेक्ट्स चले हैं कुछ इनके, जैसे वन स्टॉप सेंटर्स है, इसको सखी सेंटर कहा जाता है, ये याद रखना है, सखी सेंटर्स बने हुए हैं। सखी सेंटर में सपोर्ट और असिस्टेंस मिलता है लड़कियों को जो कि वायलेंस जिनके साथ हुआ है, कोई हिंसा हुई है उनको, कुछ मेडिकल एड मिलता है, कुछ अगर उनको इलाज की जरूरत है तो वो भी मिल जाएगा, पुलिस असिस्टेंस मिलता है, पुलिस की कोई जरूरत पड़ी तो वो भी दिया जाता है सखी सेंटर्स में। लीगल एड यानी कोई केस चलाना है तो उसके लिए केस का खर्चा उठाया जाता है, और वकील भी प्रोवाइड किए जाते हैं, काउंसलर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, काउंसलिंग्स भी हो सकती है अगर उनके माइंड पे कुछ इफेक्ट पड़ा है तो, ये सब है। उसके अलावा दूसरा है सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स। सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स में वुमेन की सेफ्टी देखी गई है, बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बनाने की कोशिश, पुलिस को हर जगह प्रेजेंट रखने की कोशिश, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जैसे कि सीसीटीवी बनाने की कोशिश हर जगह, ये भी निर्भया फंड के पैसे से होता है। उसके अलावा है इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम ERSS जिसे कहा जाता है। इंडिया में एक सिंगल रेस्पॉन्स नंबर है दैट इज 112, 112 हर तरह के इमरजेंसीज को सॉल्व करता है। जैसे कुछ हो जाए 112 पे अगर कॉल किया जाए तो हर तरह की इमरजेंसी जो है वुमेन के सेफ्टी को लेके उसके ऊपर क्विक रेस्पॉन्स आपको पुलिस वाले दे देंगे। तो इस तरह से आपको ये पता चलता है। और ये जो करंट अफेयर था निर्भया फंड को लेके, इसका जो सोर्स था वो था न्यूज ऑन एयर। चलिए, तो अगला करंट अफेयर हम जो पढ़ रहे हैं वो है पिंगली वेंकैया जी को लेके, और ये वही एक व्यक्ति, एक महान व्यक्ति है जिन्होंने हमारे तिरंगे की डिजाइन बनाई है। तिरंगे का महत्व तो हमारे देश में बहुत है और हर जगह महत्व अपने फ्लैग को दिया जाता है। तो ऐसा ही एक कोट मेरे दिमाग में और मुझे याद आया, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रहे इसका जब तक दिल में जान है। ये याद रखिएगा कि हमारा तिरंगा ही हमारे लिए सब कुछ है, और इसकी जो शान है ये कभी खत्म ना हो और इसका सर कभी भी झुकना नहीं चाहिए। तो ये तिरंगे का जो मैंने कोट दिया, ये कोट को हमेशा दिल में रखना अपने, जब भी आपको आगे तिरंगा दिखे उसकी हमेशा रेस्पेक्ट करना और उसकी हमेशा प्रोटेक्शन करते रहना, उसको हमेशा सेफ और अच्छे से रखने की कोशिश करना। चलिए, तो पिंगली वेंकैया जी को लेके जो हमारा करंट अफेयर का सिलेबस है वो जाता है GS1, और जिसको हिस्ट्री में भी आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पिंगली वेंकैया जी, इनको काफी सारे लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। ये उनकी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं ये न्यूज में क्यों रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट पे किया है पिंगली वेंकैया जी को, क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी होके गई है और इन्होंने ही हमारे देश को तिरंगा दिया था। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं, पिंगली वेंकैया जी के बारे में। पिंगली वेंकैया जी जो है, इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। 2 अगस्त 1876 को इनका जन्म कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। इनका करियर देखा गया तो इन्होंने ब्रिटिश आर्मी में भी सर्व किया है, ये ब्रिटिश के आर्मी में थे। एक एंग्लो बोर वॉर हुआ था, इसमें ब्रिटिश आर्मी में थे वो, साउथ अफ्रीका में उन्होंने इंडिया को, ब्रिटिश आर्मी को सर्व किया था, और यहाँ पे ही वो महात्मा गांधी जी से भी मिले थे, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी इस टाइम पे साउथ अफ्रीका में थे। He formed a lasting association, फिर गांधी जी से मिलके उनको पता चला कि देश के लिए हम कुछ मिलके कर सकते, तो उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया गांधी जी के साथ, जो कहीं ना कहीं 50 साल तक इन्होंने साथ में मिलके काम किया। अगला इनका जो काम है वो है, बेस्ट जो इन्होंने किया वो है फ्लैग की डिजाइन करना और उसको एडॉप्शन। ही इनिशियली प्रेजेंटेड फ्लैग डिजाइन टू गांधी जी को उन्होंने एक फ्लैग की डिजाइन बना के दी थी, और ये विजयवाड़ा सेशन में बना के दी थी 1921 में। ये जो डिजाइन थी इसमें सेफ्रॉन और ग्रीन कलर था, और टू इंक्लूड व्हाइट एंड स्पिनिंग व्हील, यानी उसमें चरखा लगा हुआ था, बाकी सेफ्रॉन ग्रीन कलर था, व्हाइट भी था और उसमें चरखा भी लगा हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इस फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था 1931 में। ये होने के बाद पोस्टमसली रिकॉग्नाइज्ड, यानी उनके डेथ के बाद एक स्टैंप इशू किया जाता है उनके ऑनर में 2009 में। तो एक स्टैंप इशू किया जाता है 2009 में, उन्होंने रिकमेंड किया उनका नाम भारत रत्न के लिए। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है उन्होंने 2014 में, 2015 में ये जो है यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो विजयवाड़ा उन्होंने रीनेम किया है आफ्टर वेंकैया एंड स्टैच्यू
वॉच अनवील्ड और वहां पे उनका एक स्टैचू भी बनाया गया। ठीक है, आज जो आप फ्लैग देख रहे हो उसमें कुछ मॉडिफिकेशन जरूर है, बट उस फ्लैग को बनाने की शुरुआत पिंगली वेंकैया जी ने ही की थी, जिसमें ट्राई कलर, जिसमें चरखा था। ठीक है, हमारे पास अभी अशोक चक्र है, थोड़ा सा चेंजेस है, बट भाई चेंज तो तभी कर पाएंगे ना जब ओरिजिनली कुछ बनेगा। तो ओरिजिनली फ्लैग हमको बना के दिया था पिंगली वेंकैया जी ने, इसीलिए हम उनको यहाँ पे याद करते हैं। और हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना ट्रिब्यूट उनको पे किया है कि भाई देखिए कि ऐसे लोगों को उनके बर्थ एनिवर्सरीज पे हमने याद रखना चाहिए। और आपको पता है जो बर्थ एनिवर्सरी है वो बर्थ एनिवर्सरी उनकी 2 अगस्त को होके गई। चलिए, तो ये जो करंट अफेयर था इसका जो सोर्स था वो था पीआईबी, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। उसके बाद हम आगे चलते अगले करंट अफेयर की ओर, वो है राइज इन इंडिया सी फूड एक्सपोर्ट। इंडिया में जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो बढ़ गया है। सी फूड एक्सपोर्ट यानी जो पानी से जो भी फूड मिलता है जैसे फिश और ये सब मिलते हैं, इनका एक्सपोर्ट यानी इंडिया से ये सी फूड जो है ये बाकी देश में बाहर जा रहा है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है और इसका एक्सपोर्ट बढ़ गया। किसी भी चीज का एक्सपोर्ट बढ़ना देश के लिए बहुत अच्छा होता है। GS3 या इकोनॉमी में ये जाता है। कंटेक्स्ट ये है कि इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट जो है वो 46,662.85 करोड़ जो था 2019-2020 में, वो पहुंच गया है 61,043.68 करोड़ 2023-24 में। 30.81% ग्रोथ हुई है सी फूड में। बहुत अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिल रही है सी फूड में। इंडिया की अभी बात कर लेते हैं। इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट फिश एंड एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग कंट्री है, तीसरा, पूरे वर्ल्ड की तीसरे नंबर का देश इंडिया है। यहाँ पे 7.96 जितने भी वर्ल्ड में फिश का प्रोडक्शन होता है उसमें इंडिया में, अकेले इंडिया देश में लगभग 8% बनता है। और इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट भी लगभग 28 मिलियन लोगों को इंडिया में एम्प्लॉयमेंट मिलता है ये सी फूड वाले इंडस्ट्री में। इंडिया मेनली क्या एक्सपोर्ट करता है, तो जो श्रिम्प्स होते हैं, फ्रोजन श्रिम्प्स, वो फिश, कैटल फिश, स्क्विड्स, ड्राइड आइटम्स जो सुखा के फिश और ये सब बेचे जाते हैं, एंड लिव एंड चिल्ड आइटम्स तो जो ठंडे करके रखते हैं फ्रिज में और उसको फिर वो जो मांस होता है उसको बनाते हैं, ये सब यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। आउट ऑफ दिस फ्रोजन श्रिम्प जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, जो कि 40% है। टोटल जो एक्सपोर्ट हो रही चीजें उसका 40% तो यही है। टोटल क्वांटिटी 76.22 टोटल एक्सपोर्ट वैल्यू की बनती है। तो इतने पैसे उससे कमाते हैं और इतना % हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट इसको बढ़ाने के लिए काफी इनिशिएटिव्स लेता है। जैसे गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें सबसे पहला इनिशिएटिव है मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, MPEDA करके। ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी यानी बाय लॉ, इसको लॉ बना के पास किया है। ये कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो होती है उसको अपग्रेड करने का काम करती है, उसमें वैल्यू एडिशन करती है, टेक्निकल असिस्टेंस देती है। तो एक्सपोर्ट के लिए सब चीजें प्रोड्यूस करती है, जिसको कहा जाता है MPEDA। उसके बाद रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज कम की गई। बजट 2024-25 जो है उसमें इंडियन सी फूड बेस्ड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जो है उनको और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए उसके ऊपर की इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी गई। अब हमारी जो सी फूड के प्रोडक्ट्स है वो थोड़े सस्ते में बाहर के देशों में बिकेंगे, क्योंकि ड्यूटी ज्यादा नहीं लगेंगी। और ड्यूटी ज्यादा ना लगने के कारण अब क्या होगा कि बाकी के 2 देशों में हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा बिकेंगे भी। तो गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स। तो जो भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं उस पे भी कहीं ना कहीं आपको छूट मिलेंगी, रेमिशन मिलेगा ड्यूटीज में, ये भी हो रहा है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी चलाई जा रही है, ये इंप्लीमेंट की जा रही है ताकि देश में ब्लू रिवॉल्यूशन है। ब्लू रिवॉल्यूशन किसके लिए, तो फिशरीज के लिए, फिश के लिए, जो सी फूड है उसके लिए जो रिवॉल्यूशन था वो था ब्लू रिवॉल्यूशन। तो इस तरह से काफी सारी चीजें सी फूड को बढ़ाने में हेल्प कर रही है। और ये जो देखने मिल रहा है कि सी फूड का जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया में बढ़ गया है, ये जो न्यूज है इसका सोर्स था PIB, दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट न्यूज कवर की, जिसमें से आपको कोई भी न्यूज से क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है। तो ये थे 5 अगस्त 2024 के करंट अफेयर। इसी तरह अगले करंट अफेयर्स में मिलते रहेंगे। कल हम मिलेंगे 6 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। जय हिंद।